हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईएलबीएफ डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एसेट लायबिलिटीज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट लायबिलिटीज मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो सिंपली देखो, एक बैंक का जो मेन काम होता है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और डिपॉजिट से जो भी पैसा आए उससे लोन प्रोवाइड करना और इन्वेस्टमेंट करने का काम जो है वो होता है। ठीक है। जब एक बैंक अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो बैंक की यहाँ पर कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं और कुछ यहाँ पर एसेट्स जो है वो क्रिएट होती हैं। जैसे एग्जांपल पे, बैंक ने पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो बैंक की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और बैंक ने जो भी लोन्स दिए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, वो बैंक की क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है। अब बैंक के लिए अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ताकि इससे जुड़े जो रिस्क है, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, इसको प्रॉपरली जो है वो मैनेज किया जा सके, और बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी हो उसकी ग्रोथ हो, और बैंक की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी भी यहाँ पर जो है वो ग्रोथ हो। तो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि उससे जुड़ा जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है उसको हम मिनिमाइज कर पाते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाते हैं, और ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है बैंक की उसको इंक्रीज कर पाते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, तो हमारी एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम क्या रहेगा एसेट और लाइबिलिटी का, मेच्योरिटी क्या रहेगी, रेट्स क्या होंगे, यील्ड्स क्या होंगे, इसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपनी एसेट और लायबिलिटी पोर्टफोलियोज को, ताकि इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिनिमाइज जो है वो किया जा सके। अब जो एएलएम है वो एक तरह का प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग है, यानी कि आप क्या करते हो, फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है उसको फोरकास्ट करते हो, यानी कि जो चेंजेस होने वाले हैं आपके एसेट और लायबिलिटीज के मेच्योरिटीज में, रेट्स में, उसको आप एंटीसिपेट करते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हो, ताकि उससे जो रिस्क अराइज हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर पाए, कंट्रोल कर पाए और लॉस होने से बच पाए। क्लियर है। तो ये हमारा मीनिंग था किसका, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन फ्रॉम रिस्क पर्सपेक्टिव। अगर हम रिस्क पर्सपेक्टिव से बात करें तो एएलएम की क्या डेफिनेशन है। तो रिस्क पर्सपेक्टिव के अंदर एएलएम एक तरह का स्ट्रेटजिक डिसिप्लिन है, जिसकी हेल्प से हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में जो भी मिसमैच होता है और उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम मैनेज कर पाते हैं, उसको हम मिनिमाइज कर पाते हैं। अब ये मिसमैच का क्या मतलब है, तो सिंपली देखो, हमारी जो एसेट्स होती हैं और जो हमारी यहाँ पर लाइबिलिटीज होती हैं, कई बार उसके अंदर जो है वो मिसमैच आ जाता है। अब ये जो मिसमैच होता है वो मेच्योरिटी से रिलेटेड भी होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आपकी जो एसेट्स है वो मेच्योर हो रही है 6 मंथ के बाद, यानी कि आपको 6 महीनों के बाद अपनी एसेट से पैसा आएगा, और जो आपकी लाइबिलिटीज है वो मेच्योर हो रही है 3 मंथ्स के अंदर, यानी कि आपको 3 महीने में पेमेंट यहाँ पर करनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस मिसमैच की वजह से लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज हो गया। क्यों अराइज हो गया,
क्योंकि देखो आपको जो पैसा आना है वो 6 महीनों के बाद आना है, पर आपको जो पेमेंट करनी है अपनी लायबिलिटी को वो 3 महीने के अंदर में करनी है, यानी कि 3 महीने से पहले। तो यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज़ हो रहा है। साथ के साथ अमाउंट से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी एसेट्स भी मैच्योर हो रही है 3 मंथ्स पे और जो आपकी लायबिलिटी है वो भी मैच्योर हो रही है 3 मंथ्स पे, पर जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। यानी कि एसेट्स की अमाउंट है 5 करोड़ और जो लायबिलिटीज़ की अमाउंट है 10 करोड़, यानी कि एसेट से पैसा आ रहा है 5 करोड़, पर आपको पे कितना करना पड़ रहा है? 10 करोड़, तब भी लिक्विडिटी रिस्क अराइज़ हो रहा है। तो जो हमारा एएलएम है, अगर हम रिस्क पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वो इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो मिसमैच होता है एसेट और लायबिलिटीज़ के अंदर, ये क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? तो 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला है लिक्विडिटी इश्यूज़। आपको लिक्विडिटी इश्यूज़ हो गई, आपके आपके पास जो फंड्स हैं उसकी कमी हो गई, जिसकी वजह से आप अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। साथ के साथ इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से आपकी एसेट और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ है, उसपे जो आपको इनकम रिसीव हो रही थी या फिर आपको जो पे करना पड़ा था, उसमें भी चेंजेस आते हैं और ओवरऑल मिसमैच जो है वो अराइज़ होता है। और जैसे ये मिसमैच अराइज़ होता है, तो ये जो है बैंक की जो एबिलिटीज़ होती है अपने लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जिससे ओवरऑल जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, वो इफ़ेक्ट होती है बैंक की और उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स की, कि फीचर्स क्या है? तो जो एएलएम फ्रेमवर्क है, इसको बैंक डेवलप करती है लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो एएलएम फ्रेमवर्क के अंदर हमारी जो बैंक्स होती हैं, वो लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक्सचेंज रिस्क को मेजर कर पाती है, उनको मॉनिटर करती है और अल्टीमेटली उसको मैनेज करती है। और ये जो फ्रेमवर्क होता है, वो हमारी जो ओवरऑल बैंक बिजनेस रिस्क स्ट्रेटजी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, इंटीग्रेट की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर रिस्क ड्राइवर्स, यानी कि किन चीजों की वजह से जो रिस्क है वो अराइज होता है। तो जो मेजर रिस्क ड्राइवर है वो यही है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंज आ रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो किसी एक करेंसी में नहीं, बल्कि जितने भी आप करेंसी में डील करते हो, उस करेंसी में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो उसकी वजह से ये जो रिस्क है, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और जो लिक्विडिटी रिस्क है, वो अराइज होता है और इसीलिए बैंक को इसको मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क एक्सपोजर की। तो अगर हमें किसी बैंक की रिस्क एक्सपोजर को कैलकुलेट करना हो कि वो कितना रिस्क यहाँ पर बियर कर रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो बैंक की बैलेंस शीट है, उसके अंदर बैंक की जो एसेट्स का बैलेंस है और जो लायबिलिटीज का बैलेंस है, उसे हमें आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बैंक कितना रिस्क जो है वो ले रहा है। अभी जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है, वो हमेशा बुक वैल्यू या फिर नोशनल वैल्यू पे करना है, यानी कि बैलेंस शीट में जिस प्राइस पर एसेट की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू रिकॉर्ड की गई है, उसी के बेस पर आपको डिटरमाइन करना है रिस्क एक्सपोजर। उसके बाद अगर आपको इंडिविजुअल एक्सपोजर रिस्क के बारे में पता करना है, यानी कि इंडिविजुअल एसेट के साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल लायबिलिटी के साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि एसेट की इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कितनी है, यानी कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से हमारी जो एसेट्स है या फिर जो लायबिलिटीज है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट में थोड़ा भी चेंज आता है, तो उसका एसेट या फिर लायबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा चेंज जो है वो आ जाता है, यानी कि इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको रिस्क जानना है इंडिविजुअल के साथ, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को मेजर कर लो। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल नेचर ऑफ एएलएम एक्सपोजर। तो एएलएम एक्सपोजर यानी कि जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर जो रिस्क अराइज होते हैं, वो ग्लोबल नेचर के होते हैं, यानी कि जो आप रिस्क ले रहे हो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में ही रिस्क ले रहे हो, आप वर्ल्ड की जिन भी कंट्रीज के साथ डील कर रहे हो, वो सारा रिस्क जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाता है। और ये कब अराइज होता है? जब हमारी जो वॉल्यूम ऑफ एसेट्स होती हैं और लायबिलिटीज होती हैं उसमें चेंज आता है, या फिर जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा होता है, आप पे कर रहे होते हैं, उसमें मिसमैच आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग एंड ट्रेडिंग बुक फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट के लिए बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट है? एक है बैंकिंग बुक और एक है ट्रेडिंग बुक, और वो सेपरेटली इसके साथ जो रिस्क जुड़ा होता है उसको मैनेज करती हैं। अब ये बुक्स होते क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बुक के अंदर वो सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है आते हैं जो कि यहाँ पर बैंक शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास होल्ड करके रखता है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म गेन को लेने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को कमाने के लिए, हमारी जो बैंक जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करती है, वो सारी की सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारी ट्रेडिंग बुक के अंदर आती हैं। इसकी सारी डिटेल्स जो है वो ट्रेडिंग बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। तो आप देखोगे पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो टोटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
बैंक एक्टिवली फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सेल परचेज कर रहा है ताकि वो शॉर्ट टर्म गेन ले सके, वो ट्रेडिंग बुक जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब इसको मेंटेन करने का मेन पर्पस क्या होता है, यानी कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग बुक बना रहे हो, उसका क्या पर्पस है, तो मेन पर्पस है कि हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल करके प्रॉफिट जनरेट करना है। अभी जो ट्रेडिंग बुक होती है ना, वो हायर मार्केट रिस्क जो है वो बियर करती है, यानी कि मार्केट रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस आती है उससे इसकी वैल्यू में काफी ज्यादा जो है वो चेंज होता है, इसके ऊपर जो आपको इनकम मिल रही होती है उसमें काफी ज्यादा चेंज होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो ट्रेडिंग बुक में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है उसको मार्केट प्राइसेस के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, उसके हिसाब से ही उसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग बुक के अंदर मेनली कौन कौन से हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव है, करेंसीज है, जो कि ट्रेडिंग बुक में ट्रेड किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग बुक की। बैंकिंग बुक क्या होता है, तो बैंकिंग बुक में वो सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आती है जो कि बैंक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड करके रखता है, जैसे कि जो उसने लोन दिया है, मोर्गेज दिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है लंबे समय तक। क्यों होल्ड करके रखता है, ताकि उसको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मिलता रहे। अब देखो, जो ट्रेडिंग बुक है वहां पर जो इनकम है वो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कभी इनकम बहुत ज्यादा होगी, कभी इनकम हुई ही नहीं। पर बैंक को एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी तो चाहिए ना, कि श्योरिटी रहे कि मेरे पास इतना पैसा तो होगा ही, उसके हिसाब से तो वो रिस्क लेगा। तो स्टेबल और सोर्स ऑफ इनकम को मेंटेन करने के लिए वो बैंकिंग बुक को मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये जो बैंकिंग बुक होता है वो हमारा क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को जो है वो बियर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक, यानी कि बैंकिंग बुक के अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, तो सिंपली देखो, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट में जो एडवर्स मूवमेंट होती है, जो नेगेटिव मूवमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से हमारे बैंक के कैपिटल और अर्निंग का जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं, वो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कहलाता है। सिंपल कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट में अगर चेंजेस हुए, इंटरेस्ट रेट में एडवर्स मूवमेंट हुई, तो उसकी वजह से जो बैंक की अर्निंग्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट, और उसकी जो कैपिटल पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कहलाता है। जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होता है, तो इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से दो चीजें होती है। पहली ये कि जो बैंक की अर्निंग होती है उसमें चेंज हो जाता है, यानी कि पहले अगर मान के चलो बैंक की अर्निंग जो है वो ज्यादा हो रही थी, पर इंटरेस्ट रेट में एडवर्स मूवमेंट की वजह से उसकी जो अर्निंग है वो यहाँ पर कम हो गई। जैसे एग्जांपल हो सकता है कि बैंक ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी बॉन्ड में, उसके ऊपर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 10% का, अब उसको सिर्फ यहाँ पर 5% ही मिल पा रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो यहाँ पर इसकी क्या हो गई, अर्निंग जो है वो कम हो गई। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर उसने मान के चलो लोन लिया हुआ था, ठीक है, पहले वो 10% पे कर रहा था, अब उसे 15% पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो अर्निंग में फर्क है। दूसरा, इस अर्निंग में चेंज आने की वजह से जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें चेंज आ जाता है। जैसे कि मान के चलो, जो आपकी लायबिलिटी थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, आपकी जो एसेट थी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ऐसी चीजें हो सकती है जिससे बैंक को नुकसान जो है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थ्री मेन सब टाइप्स ऑफ आर यानी कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है बैंकिंग बुक, उसके सब टाइप्स कौन कौन से, तीन तरह के हैं इसके सब टाइप्स, यानी कि तीन कंपोनेंट है इसके। पहला है गैप रिस्क। अब ये गैप रिस्क क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, जब उनकी टाइमिंग में डिफरेंस होता है और उसकी वजह से जो लॉस होता है बैंक को, वो हमारे यहाँ पर गैप रिस्क जो है वो कहलाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर प्रॉपर्ली समझेंगे, तो सिंपली देखो, हमारी बैंक की कुछ एसेट्स होती हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पर लाइबिलिटीज होती हैं। क्लियर है आपको, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि एसेट्स कौन सी है, लाइबिलिटीज कौन सी है, ठीक है। अब जो एसेट्स होती हैं, इसके ऊपर हमारी जो बैंक है उसको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि बैंक ने जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है। और जो लाइबिलिटीज होती है उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। अब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, तो उसकी वजह से जो हमारी एसेट्स पे इंटरेस्ट रेट है और जो इंटरेस्ट रेट लाइबिलिटीज पे की जा रही है उसमें भी चेंज आता है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि ये जो चेंज होता है वो दोनों में साथ के साथ नहीं होता है, यानी कि हो सकता है कि एसेट के इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया, पर लाइबिलिटीज के इंटरेस्ट रेट में अभी चेंज नहीं आया, वो 3-4 महीने बाद होगा। तो ये जो आपको मिसमैच दिख रहा है, माने कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आने में जो चेंज आ रहा है उसमें जो मिसमैच है टाइमिंग का, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है वो हमारा गैप रिस्क जो है वो कहलाता है। अब ये कैसे अराइज होता है इसको भी एक एग्जांपल से समझो। तो मान के चलो, हमारा जो एसेट्स है उसके ऊपर बैंक को मिल रहा था इंटरेस्ट रेट 4% का,
ठीक है? और जो हमारी लायबिलिटीज़ है उसके ऊपर उसे पे करना पड़ रहा था 3%। तो जो भी इंटरेस्ट एसेट से इंटरेस्ट आ रहा था उसी में से वो आराम से लायबिलिटीज़ के इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा था। पर क्या हुआ कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया चेंज, जिसकी वजह से जो हमारे लायबिलिटीज पे इंटरेस्ट पे किया जाना था वो उसी वक्त चेंज हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 5% हो गया। पर जो एसेट्स पे हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो कांस्टेंट था, उसमें अभी चेंज नहीं आया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको क्या है, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि आपको जो इनकम रिसीव हो रही थी वो तो 4% ही रिसीव हो रही थी, पर आपको पे कितना करना पड़ेगा, 2% ज्यादा, यानी कि 5% ज्यादा। तो इसकी वजह से गैप रिस्क जो है वो अराइज होता है। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि जो एसेट का इंटरेस्ट रेट था वो डिक्रीज हो गया है, पर जो लाइबिलिटीज पे आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा था वो डिक्रीज नहीं हुआ है। क्लियर है आपको? और इस चेंज की वजह से हमारी जो एसेट्स है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू पे और जो हमारी लाइबिलिटीज है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पे भी नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पैरेलल गैप रिस्क। क्या है नॉन पैरेलल गैप रिस्क? अब इसका मतलब क्या है? तो सिंपली देखो, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एसेट्स के अंदर आते हैं लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं, उनके ना टेन्योर में कई बार डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो चेंज आता है वो सेम नहीं होता है, उसमें मिसमैच हो जाता है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझो। तो मान के चलो आपके यहाँ पर कुछ एसेट्स थी और कुछ यहाँ पर लायबिलिटीज थी, ठीक है। अब जो एसेट्स थी वो थी शॉर्ट टर्म, मान के चलो 3 महीने के लिए, आपको 3 महीने के लिए आपने यहाँ पर जो है वो लोन दिया। क्लियर है? इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता था वो 4% का मिलता था। जो लायबिलिटीज थी वो लॉन्ग टर्म की थी। क्या थी? लॉन्ग टर्म की थी। ठीक है? इसकी वजह से इस पे जो चेंज आया, इस पे जो चेंज आया वो कितना इंटरेस्ट रेट, मान के चलो वो कितना मिल रहा है आपको, 3% आपको यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। अब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता होगा जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें मार्केट फ्लक्चुएशन का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ज्यादा चेंजेस आते हैं एज कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट में चेंज आया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो शॉर्ट टर्म एसेट थी उसका इंटरेस्ट रेट फटाफट चेंज हो गया। मान के चलो इंटरेस्ट रेट कम हो गया था तो इसका भी इंटरेस्ट रेट कम होकर कितना हो गया यहाँ पर 2% रह गया। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थी उसके ऊपर कम इंपैक्ट पड़ा और इसकी जो परसेंटेज थी वो कितनी कम हुई, सिर्फ और सिर्फ 0.5%, यानी कि पहले 3% था 2.5%। तो आप यहां पर देखोगे कि ये जो टेन्योर का डिफरेंस है उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से इसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा है वो भी डिफरेंट है। इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम हो गया एज कंपैरिजन टू हमारी लाइबिलिटीज, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। आपकी इनकम 2% से कम होगी पर लाइबिलिटी सिर्फ आपको 0.5% से ही कम हुई है। तो ये हमारा नॉन पैरेलल गैप रिस्क जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शनैलिटी रिस्क। ऑप्शनैलिटी रिस्क क्या होता है? तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो बैंक्स होती हैं वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं या फिर बाय करती हैं, ठीक है, उसके साथ कई बार ऑप्शन जुड़े होते हैं। जैसे आपने कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में जुड़ा होगा, है ना, कि आप यहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको मेच्योरिटी से पहले सेल और परचेज जो है वो कर सकते हो। तो जब हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो प्राइस मूवमेंट है हमारी एसेट की उसमें चेंज आ जाता है, तो वो रिस्क हमारा ऑप्शनैलिटी रिस्क जो है वो कहलाता है। सिंपल भाषा में समझो कि आपने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जिसमें आपने बायर को एक राइट दे दिया कि आप इसको मेच्योरिटी से पहले मुझे सेल कर सकते हो, यानी कि आपने 5 साल के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट इशू किया है तो आपने एक ऑप्शन दे दी उसको कि आप 3 साल में भी चाहो, 2 साल में भी चाहो तो मुझे सेल कर सकते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको लगता है। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो प्राइसेस में मूवमेंट्स आते हैं इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से, तो वो हमारा ऑप्शनैलिटी रिस्क जो है वो कहलाता है। क्योंकि हो सकता है ना कि बैंक ने 5 साल के लिए इशू किया था, 3 साल में वो पूरा मेच्योर हो गया, मतलब कि टाइम से पहले मेच्योर हो गया, तो बैंक की जो इनकम है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, इसकी वजह से बैंक को लॉस हो गया। ठीक है। अब ये जो ऑप्शनैलिटी रिस्क होता है यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं ना वो नॉन लीनियर होते हैं, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट में जैसे चेंज आया है सेम वैसे ही हमारी जो एसेट्स हैं उसकी जो अर्निंग है उसमें चेंज नहीं आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा चेंज हुआ तो चेंज आएगा पर थोड़ा सा कम आएगा, नॉन लीनियर का मतलब है। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो ऑप्शन रिस्क होते हैं इसके भी कई सारे यहाँ पर सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला जो सब टाइप है वो क्या है, ऑटोमेटिक ऑप्शन रिस्क। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड या फिर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स हो गए, है ना, इसमें जो चेंज आता है इसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है, जो हमने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं इसके अंदर, वो हमारा ऑटोमेटिक ऑप्शन रिस्क कहलाता है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में चेंज होने की वजह से
रिस्क जो है वो अराइज होता है। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर ऑप्शनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दें, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब है कि हम यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है उसको हमने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप इंटरेस्ट रेट इस तरीके से पे कर सकते हो, है ना, चाहो तो आप मेच्योरिटी से पहले इंस्ट्रूमेंट को सेल कर सकते हो। ठीक है, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो हमारा जो क्लाइंट होता है उसके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है, जैसे कि उसकी जो रीपेइंग कैपेसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो जब भी हम इन ऑप्शन का यूज करते हैं, इस रिस्क को मैनेज करते हैं, तो उसके अंदर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क में जो चेंजेस आते हैं उसको तो कंसीडर करते ही है, साथ ही साथ जो क्लाइंट का बिहेवियर है, जैसे उसकी डेमोग्राफी क्या है, सोशल फैक्टर क्या है, उसको भी जो है वो कंसीडर करते हैं। यानी कि पहली जो सब टाइप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में जो चेंज आता है उसकी वजह से रिस्क राइज होता है, पर दूसरी जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट में जो चेंज आता है, मतलब इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आता है वो भी, और जो हमारे क्लाइंट है उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट बात करता है रेट सेंसिटिविटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब रेट सेंसिटिविटी का मतलब यहां पर समझ लो कि ऐसी एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि यहां पर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आते हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा तो हमारे जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज है, उनकी वैल्यूज में भी जो है वो चेंज आएगा। इसीलिए हम इसको वेरिएबल रेट एसेट्स या फिर वेरिएबल रेट लायबिलिटीज भी कहते हैं। क्लियर है? जैसे आपको पता होगा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स इनकम, ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पर वेरिएबल इनकम। ठीक है, फिक्स में क्या होता है कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है उसका इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होते, ये वैसे के वैसे रहते हैं। पर जो वेरिएबल होते हैं उसके ऊपर मार्केट में जो चेंजेस आते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है और उसमें भी चेंज जो है वो आता रहता है। क्लियर है आपको? तो यहां पर जो बात हो रही है वो हमारी रेट सेंसिटिविटी ऑफ एसेट यानी कि वेरिएबल रेट एसेट्स और वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज की बात हो रही है। तो जहां पर भी आपको रेट सेंसिटिविटी ऑफ एसेट मिले तो उसका मतलब है वेरिएबल रेट एसेट। ठीक है, तो अगर हम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बेसिस की बात करें तो जब हमें किसी एसेट या फिर लाइबिलिटीज की इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को फिक्स करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमारी जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज है उसका इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज आया और उसका एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में क्या चेंज आया, उसको हम कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक टाइम होरिजन। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल रेट के अकॉर्डिंग जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है उनको क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स और वेरिएबल रेट। तो फिक्स रेट ऐसे रेट होते हैं जो कि पहले से ही फिक्स होते हैं और मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती है उस फ्लक्चुएशंस का उस रेट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। यानी कि मार्केट चाहे अप जा रही है डाउन जा रही है पर फिक्स रेट है तो फिक्स रेट ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। अगर आपको 10% मिल रहा है तो 10% ही रहेगा। वेरिएबल रेट ऐसा होता है जो कि किसी मार्केट रेट के साथ लिंक्ड होता है, बेंचमार्क रेट के साथ लिंक्ड होता है, और मार्केट में जैसे ही फ्लक्चुएशंस आती हैं तो इसमें भी फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है, इसमें भी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करता है रीसेट फ्रीक्वेंसी इंपैक्ट। तो जो हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी अलग अलग होती है। यानी कि एसेट्स में हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है वो 3 महीने में आ रहा है, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज है उसमें जो चेंज आ रहा है वो 6 महीने में आ रहा है। मतलब टेन्योर का फर्क हो सकता है जो इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका हो सकता है कि इमीडिएटली एसेट पे इम्पैक्ट पड़ जाए, लाइबिलिटीज पे ना पड़े, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रेट्स। ठीक है, तो जो फ्यूचर रेट्स है हमारी न्यू एसेट और लाइबिलिटीज के वो हमेशा अनसर्टेन ही रहते हैं। यानी कि आपने सोचा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर आपको 10% के हिसाब से इनकम रिसीव होगी और लाइबिलिटीज पे आपको 8% इंटरेस्ट इनकम पे करना पड़ेगा, तो ये अनसर्टेन है, मतलब कि हो सकता है कि ये सही भी हो जाए और गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, बैंक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो हमारा बैंक होता है वो अपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है इंटरेस्ट रेट उसको कैलकुलेट करता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आने की वजह से हमारी बैंक की एसेट और लाइबिलिटीज में क्या चेंज आएगा वो कंसीडर किया जाता है, वो डिटरमाइन किया जाता है। अब इस चीज को, ये चीज बेनिफिट कैसे पहुंचाती है बैंक को, तो सिंपली आप ये मेजर कर पाते हो कि इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आएगा तो उसका हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बैंक उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क एंड लिक्विडिटी गैप्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिक्विडिटी रिस्क का मतलब समझ लो। लिक्विडिटी रिस्क के अंदर आपके पास फंड्स की कमी हो जाती है, यानी कि जब एक बैंक अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को टाइम पे फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है, ये जो रिस्क होता है वो हमारा लिक्विडिटी रिस्क जो है वो कहलाता है। हो सकता है ना कि बैंक के पास जब उसको पैसा पे करना हो तब फंड्स अवेलेबल ना हो, जिससे उसका रेपुटेशन का लॉस होगा और फाइनेंशियल लॉस भी होगा। तो ये जो फंड की शॉर्टेज हो सकती है फ्यूचर में, वो हमारा लिक्विडिटी रिस्क जो है वो कहलाता है। अब ये जो लिक्विडिटी रिस्क है ये अराइज क्यों होता है, किस वजह से अराइज होता है, तो सिंपली देखो, जब हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसकी मेच्योरिटी और साइज में मिसमैच आ जाता है, उसकी वजह से लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो सिंपली देखो एक एग्जांपल से समझो। तो बैंक की जो एसेट्स है, ठीक है, यहाँ पर जो बैंक की एसेट्स है वो मेच्योर हो रही है 3 महीने के अंदर, ठीक है, और जो लायबिलिटीज है वो मैच्योर हो रही है 1 महीने के अंदर, ठीक है, यानी कि आपको एसेट से जो पैसा मिलेगा वो 3 महीने के बाद मिलेगा, पर लाइबिलिटीज की जो पेमेंट है वो आपको 1 मंथ में ही करनी है। तो यहाँ पर देखो 2 मंथ का गैप है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब लाइबिलिटी मेच्योर हो जाएंगी आपके पास पैसा नहीं होगा और आप यहाँ पर पैसा पे नहीं करोगे, लिक्विडिटी रिस्क का राइज होगा। दूसरा क्या है, साइज। अगर मान के चलो ये 3 महीने सेम है, पर साइज का फर्क है, एसेट है 5 करोड़ की, लाइबिलिटी है 10 करोड़ की, तो अमाउंट का फर्क हो गया ना। ठीक है, तो आपका पैसे आ रहे हैं 5 करोड़, पे आपको 10 करोड़ करना है, तो भी लिक्विडिटी रिस्क का राइज होगा। अब बात करते हैं लिक्विडिटी गैप की। अब लिक्विडिटी गैप क्या होता है, तो सिंपली देखो हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी एसेट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और जो लाइबिलिटीज का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा लिक्विडिटी गैप कहलाता है। जैसे एग्जांपल पे आपकी जो आउटस्टैंडिंग एसेट्स है वो 5 करोड़ की है और जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है वो 3 करोड़ की है। तो ये जो 2 करोड़ का गैप है इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी गैप। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी गैप। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव गैप गैप होता है एसेट और लाइबिलिटीज के बीच में, ठीक है, यानी कि ये जो गैप आया वो पॉजिटिव आ गया, तो आप समझोगे कि ये एक डेफिसिट है। डेफिसिट इन द सेंस कि आपको एसेट्स की जरूरत जो है वो ज्यादा है, पर आपने आपके पास फंड्स इतने नहीं है कि वो आप एसेट्स को खरीद सके। जैसे अगर 5 करोड़ एसेट्स की आपकी जरूरत है और आपकी लाइबिलिटीज 3 करोड़ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपको 2 करोड़ फंड्स की और ज्यादा जरूरत है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि आप डेफिसिट में चल रहे हो और आपको फ्यूचर में और फंड्स जो है वो जनरेट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और जो लिक्विडिटी रिस्क है उसको मैनेज करना भी जरूरी होता है। इसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजी अपना सकते हो, जैसे कि आप शॉर्ट टर्म जो एसेट्स है उसको लिक्विड फॉर्म में अपने पास मेंटेन करके रख सकते हो, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको मार्केट में सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट करके अपनी पेमेंट जो है वो आसानी से कर सको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी गैप। अब ये जो लिक्विडिटी गैप है कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली ये 2 टाइप के होते हैं। पहली जो टाइप है वो क्या है, स्टैटिक स्टैटिक लिक्विडिटी गैप। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स होती है और लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा स्टैटिक लिक्विडिटी गैप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इस टाइम पे 2018 की बात करें, आपकी जो टोटल एसेट्स है वो 5 करोड़ की है और जो टोटल लाइबिलिटीज है वो 3 करोड़ की है। तो ये जो 2 करोड़ का डिफरेंस है ये हमारा स्टैटिक लिक्विडिटी गैप कहलाएगा, जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज और हमारी जो एसेट्स है उसके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, और ये हमारी करंट लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामिक लिक्विडिटी गैप। अब डायनामिक लिक्विडिटी गैप क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब आप अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंसीडर करते हो, साथ के साथ फ्यूचर में आपकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बन सकती हैं उसको भी हम कंसीडर करते हैं लिक्विडिटी गैप को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो हमारा डायनेमिक लिक्विडिटी गैप कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपकी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है वो 5 करोड़ की, लाइबिलिटीज है 3 करोड़ की, और आपने जो फ्यूचर में बिजनेस करना है, आपकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जो न्यू इनिशिएटिव लेने हैं, तो आपको लगता है कि 2 करोड़ की एसेट्स और जनरेट हो जाएंगी और 1 करोड़ की लाइबिलिटीज और जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने लिक्विडिटी गैप को कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर में जो एसेट लाइबिलिटीज हो सकती है उसको आपने कंसीडर किया है। तो जो अब हमारी लिक्विडिटी गैप निकल के आई है, तो ये कितनी निकल के आई है हमारी यहाँ पर 3 करोड़। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा डायनामिक लिक्विडिटी गैप जो है वो कहलाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ जो है वो सॉल्व करते हैं, ताकि जो आपके अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो एक टेबल फॉर्मेट में हमने यहाँ पर देखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम पीरियड है जिसमें डेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी एसेट लाइबिलिटीज। तो 1 तारीख को, एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है, 1 तारीख को जो हमारी एसेट्स है वो कितनी है, 1000। ठीक है, और जो लाइबिलिटी है वो कितनी है हमारी 1000 की। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है।
अब लिक्विडिटी गैप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एसेट्स में से हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एसेट्स का, उसमें से जो लायबिलिटीज है उसको माइनस करना होता है। तो 1000 में से 1000 माइनस कर दो तो लिक्विडिटी गैप कितना आ रहा है, जीरो। सेम प्रोसेस हमें आगे फिर से करना है। तो 2 तारीख को जो हमारी एसेट्स थी वो कम हो गई, कितनी होगी, 850 रह गई, और जो लाइबिलिटीज है वो कितनी है, 750 रह गई। अब लिक्विडिटी गैप कितना निकल के आया, अब आया 100। ऐसे ही आगे 150, 250, 250 और 200, इस तरीके से जो है लिक्विडिटी गैप जो है हर डेट के ऊपर अराइज हो रहा है। 1 तारीख को 0, 2 तारीख को 100, 3 तारीख को 150, 4 तारीख को 250, 5 तारीख को 250 और 6 में 200। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसेट अमोर्टाइजेशन। अब ये एसेट अमोर्टाइजेशन क्या होता है, तो सिंपली देखो, समय के साथ आपकी जो एसेट्स हैं जो कम हो गई है, आपकी जो एसेट डिक्रीज हो गई है, उसे हम एसेट अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपकी जो पहले एसेट्स थी, यानी कि आपके टी टाइम पीरियड में जो एसेट्स थी, उसमें से हमारी जो दूसरे तरीके को जो आपके एसेट्स हैं उसको माइनस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो पहले एसेट्स थी वो कितनी थी, 1000। उसके बाद 2 तारीख को कितनी होगी, 850। अब जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, कितना आ जाएगा, 150, यानी कि 150 का एसेट डिक्रीज हुआ है, इसीलिए हम इसको माइनस में शो करें। सेम ऐसा फिर से 3 तारीख को फिर से 150 का, 4 तारीख को सिर्फ 50 का, यहाँ पर 650 में से 700 में से 650 को माइनस करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 100 का लास्ट में वन माइनस 150 का। ठीक है। उसके बाद सेम ऐसी लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन, हमारे जो लाइबिलिटीज है वो भी तो समय के साथ डिक्रीज हुई है ना। ठीक है, लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन का मतलब कि जो लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई। तो लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहले जो लाइबिलिटी है उसमें से माइनस कर दो। 750 को 250 आएगा, माइनस में क्यों आया, क्योंकि लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है। अगर इंक्रीज हुई होती तो वो प्लस में आती। नेक्स्ट क्या है हमारा, दो माइनस 200, माइनस 50, 150, 100 और 100। ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल गैप। अब मार्जिनल गैप कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो सिंपली देखो, हमारे जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है उसमें से जो लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको माइनस कर देना है। जैसे अगर हम पहली तारीख तो जीरो होगा, दूसरी तारीख को अगर हम कैलकुलेट करें तो एसेट में जो डिक्रीज आया था वो -150 का आया था, उसमें से हमें माइनस कर देना है -250। क्या कर देना है, -250। अब यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो माइनस माइनस हो गया +250, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्लस का कितना आ जाएगा, 100 है। यानी कि मार्जिनल गैप हमारा कितना आ गया, 100 जो है वो आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ऐसे ही सेम 50, 100 और लास्ट में -50। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव मार्जिनल गैप। क्यूमुलेटिव मार्जिनल गैप क्या होता है, कि टोटल कितना गैप जो है वो अराइज हुआ है जितने भी पीरियड हम कंसीडर करें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान के चलो 1 तारीख को आप सिर्फ कैलकुलेट करें, वो 100 का है। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल गैप। अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक टोटल मार्जिनल गैप कितना आया है, तो वो हमारा क्यूमुलेटिव मार्जिनल गैप जो है वो कहलाता है। ठीक है। तो पहली तारीख को तो जीरो था, दूसरी तारीख को 100 था यहाँ पर, उसके बाद तीसरी तारीख को 150 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 100 तो 2 तारीख को ही हो गया था मार्जिनल गैप, और 3 तारीख को 50 और मार्जिनल गैप हो गया, तो ऐड करके 150 हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही 100 फिर से मार्जिनल गैप हो गया, तो 250 हो गया ऐड करके। उसके बाद जीरो, 250 रह गया। उसके बाद -50 था, मार्जिनल गैप -50 था, तो उसको हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारा कितना बन गया, 200 बन गया। क्लियर है आपको। अब करते हैं लिक्विडिटी गैप एनालिसिस। ये था हमारा लिक्विडिटी गैप को कैलकुलेट करने का तरीका। अब बात करते हैं इसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने का। दो सिचुएशन हो सकती है। पहली ये कि जो लाइबिलिटीज है वो एसेट से ज्यादा है। जब भी आपकी लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो कि आपके पास में एक्सेस में फंड पड़ा हुआ है, मतलब कि पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। जैसे अगर एसेट है 4 करोड़ की, लाइबिलिटीज है 5 करोड़ की, तो ये जो 1 करोड़ रुपए है, ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी एक्सेस है फंड है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो। अब इसकी वजह से रिस्क अराइज हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पड़े रखते हो तब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और आप इन्वेस्ट भी करते हो तो कितनी इनकम मिलेगी वो फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। तो अगर एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि डेफिसिट है, यानी कि जितनी एसेट्स आपको चाहिए उतने फंड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको फ्यूचर में फंड जो है वो रेज करने पड़ सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा था लिक्विडिटी रिस्क और लिक्विडिटी गैप। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रेट गैप। इंटरेस्ट रेट गैप क्या होता है, तो सिंपली देखो, इंटरेस्ट रेट गैप एक फंडामेंटल मैट्रिक होता है जिसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर कर पाते हैं। यानी कि एक बैंक कितना इंटरेस्ट रेट रिस्क बियर कर रहा है, उससे उसको कितना लॉस हो सकता है,
उस चीज को हम इंटरेस्ट रेट गैप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ये एक मैट्रिक के तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट गैप्स। इंटरेस्ट रेट गैप्स कितने तरीके के हो सकते हैं? तो पहली जो टाइप है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप है। फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप क्या है? तो सिंपली देखो, हमारे फिक्स रेट एसेट और फिक्स रेट लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप कहलाता है। अब इसका एग्जांपल समझो। तो देखो, हमारी जो बैंक्स होती है उसकी कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिसके ऊपर उसको फिक्स रेट से इनकम जो है वो रिसीव हो रही होती है। जैसे 10% है तो वो 10% ही रहेगी, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो भी चल रहा हो। ऐसे ही कुछ लाइबिलिटीज होती है जिसके ऊपर बैंक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कर रहा होता है, जैसे 5% मान लो, तो ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है। अब ये जो फिक्स रेट एसेट्स है जिसके ऊपर फिक्स रेट में हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और लाइबिलिटीज जो है फिक्स रेट जिसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर एसेट्स है 5 करोड़ की, लाइबिलिटीज है 3 करोड़ की, तो 2 करोड़ क्या है? ये हमारा फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप सिंपल फंडा है, ऐसी एसेट्स जिसके ऊपर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बैंक को मिल रहा है और ऐसी लाइबिलिटीज जिसके ऊपर बैंक को वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप जो है वो कहलाता है। ठीक है। एग्जांपल सेम आप ले सकते हो। अब इसी चीज को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से, प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये टेबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, उसको आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो इसी के बेस पे जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले देखो, हमारी क्या है यहाँ पर? फिक्स एसेट कितनी है? 15 की। फिक्स एसेट्स हमारी यहाँ पर कितनी है? इसको हम लिख लेते हैं ताकि आगे हमें डाटा की यहाँ पर जरूरत पड़े। यहाँ पर लिख लेते हैं, फिक्स एसेट्स है हमारी 15 की। उसके बाद जो फिक्स रेट, जो हमारी यहाँ पर फिक्स रेट एसेट्स है, वो कितनी है हमारी यहाँ पर? 100 की। ठीक है। और जो वेरिएबल रेट है, वेरिएबल रेट एसेट्स है, वो हमारी यहाँ पर कितनी है? 35 की। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें इक्विटी, इक्विटी कितनी है? तो इक्विटी हमारी यहाँ पर 20 की। फिक्स रेट लाइबिलिटीज हमारी यहाँ पर कितनी है? 60 की। और जो वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज है, वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज है वो कितनी है? 40 की। और जो लिक्विडिटी गैप है वो हमें यहाँ पर खुद से कैलकुलेट करना है, वो हम सीधा यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज का है। ठीक है, ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक। ओके, ठीक है। अब करते हैं सोल्यूशन। सबसे अब देखो, यहाँ पर मैंने इसको क्यों लिखा, इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब हम आगे करेंगे तो ये स्क्रॉल हो जाएगा और ये हमें दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको साइड में यहाँ पर जो है लिख लिया। डिटेल आप दोबारा मैच कर लो, 15, 100, 35। ठीक है। और हमारी 20, 60 और 40 क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी गैप की। सबसे पहले हम लिक्विडिटी गैप को यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करेंगे। लिक्विडिटी गैप कैसे कैलकुलेट होगा हमारा? तो टोटल एसेट्स में से आपको टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करना है। अगर हम यहाँ पर सीधा टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करें, ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने कैलकुलेट किया, फिर भी फिक्स एसेट्स हमारी कितनी है? 15। फिक्स रेट कितनी है? 100 और 35। इसको हम टोटल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 150 का। ठीक है। उसके बाद इक्विटी हमारी कितनी? 20। फिक्स रेट लाइबिलिटीज कितनी है? 60। और वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज कितनी है? 40। तो इसको हम जब सम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 120। तो हम 150 में से 120 को माइनस करेंगे तो लिक्विडिटी गैप कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, लिक्विडिटी गैप। अब ये आगे हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गैप। इंटरेस्ट रेट गैप को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी इंटरेस्ट आइटम्स है पहले वो आपको लिखनी जरूरी है। तो इंटरेस्ट आइटम कितनी है? सबसे पहले फिक्स रेट एसेट्स है जिसके ऊपर फिक्स रेट इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, 100 की है। वेरिएबल रेट एसेट कितना है? 35 है। फिक्स रेट लाइबिलिटीज कितनी है? 60 की है। वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज कितनी है? 40 की है। अगर हमें टोटल इंटरेस्ट रेट गैप कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो फिक्स रेट एसेट्स प्लस वेरिएबल रेट एसेट्स माइनस फिक्स रेट लायबिलिटीज प्लस वेरिएबल रेट लायबिलिटी। अब अगर इसको फॉर्मूले को मैं बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बनाऊं, तो यहां पर देखो, जो टोटल एसेट्स है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो हमारा फिक्स है, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करना है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स है। इसी को तोड़कर मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा है, डिकम्पोज करके, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सको। पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। टोटल एसेट जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से टोटल लाइबिलिटी जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना है वो माइनस कर देना है। ठीक है। तो फिक्स रेट एसेट्स अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, फिक्स रेट एसेट्स कितनी? 100 की है। यहाँ लिख लेते हैं। ओके, थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले फिक्स रेट एसेट्स हमारी कितनी की है? 100 की है। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल रेट एसेट्स कितनी है? 35 की है। अब इसको हम थोड़ा ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस कर देंगे। माइनस किस चीज के रहेंगे? वेरिएबल रेट लायबिलिटीज कितनी है? 60 की है।
और वेरिएबल रेट एसेट्स कितनी है, वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज वो कितनी है 40 की है, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 135 माइनस हमारा कितना है यहाँ पर 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 35 आएगा, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट रेट गैप है वो कितना है हमारा 35 का है। तो इसको हम कहीं पे लिख लेते हैं, तो जो टोटल इंटरेस्ट रेट गैप है वो हमारा कितना है 35 का है, ठीक है। एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इंटरेस्ट बेरिंग आइटम। अब हमें कैलकुलेट करना है नॉन इंटरेस्ट रेट गैप, यानी कि इंटरेस्ट रेट की वजह से जो गैप नहीं अराइज हो रहा है। तो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग आइटम्स दो ही है हमारी, एक इक्विटी और एक है हमारी यहाँ पर फिक्स एसेट, ठीक है। तो अगर हमें नॉन इंटरेस्ट रेट गैप कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, फिक्स एसेट में से इक्विटी को माइनस कर देना है। तो फिक्स एसेट्स कितनी है 15 की, और जो इक्विटी है वो कितनी है 15 की। तो ये जो गैप है, सॉरी इक्विटी हमारी कितनी है 20 की, तो ये जो गैप है वो कितना है -5। जो हमारा यहाँ पर नॉन इंटरेस्ट रेट गैप है वो -5 है, तो इसको हम कहीं पे लिख लेते हैं नॉन इंटरेस्ट गैप हमारा, इंटरेस्ट गैप ये हमारा है -5, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप कितना है। अभी हमने टोटल इंटरेस्ट रेट गैप जो कैलकुलेट किया था वो 35 का था। अब हम पार्ट्स में समझेंगे, जैसे हमने दो टाइप समझे थे ना इंटरेस्ट रेट गैप की, एक फिक्स रेट और वेरिएबल रेट। तो ये कितने कितने वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हमें फिक्स रेट गैप कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स रेट एसेट में से फिक्स रेट लायबिलिटीज को माइनस करना है। तो हमारी जो फिक्स रेट एसेट्स है, ठीक है, वो कितने की है 100 की है, ठीक है। और हमारी जो फिक्स रेट लायबिलिटीज है वो कितनी है 60 की है, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो जो हमारी फिक्स रेट एसेट्स है वो कितनी है 100 की है, और जो फिक्स रेट लायबिलिटीज है वो कितनी है 60 की है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फिक्स रेट इंटरेस्ट गैप ये हमारा सिंपल यहाँ पर 40 जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप अगर हम कैलकुलेट करें तो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप, तो वेरिएबल रेट एसेट्स माइनस वेरिएबल रेट लायबिलिटी। तो वेरिएबल रेट एसेट्स हमारी यहाँ पर कितनी है 35 की, और जो वेरिएबल रेट हमारी यहाँ पर वेरिएबल रेट लायबिलिटी है वो कितनी है 40 की है। तो माइनस करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब एक चीज आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है कि अगर हम लिक्विडिटी गैप को टोटल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, वैसे तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था वो हमारा 30 आया था, वो हमने सिंपल कैसे किया था, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। अगर हम इन गैप की हेल्प से लिक्विडिटी गैप को कैलकुलेट करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो जो भी आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप और नॉन इंटरेस्ट रेट गैप आया था उसको आप प्लस कर दो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये सारी चीजों को सेपरेटली क्यों कैलकुलेट किया था, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल चीजें दे दी जाती है, उससे आपको टोटल लिक्विडिटी गैप कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इनकी कैलकुलेशन जो है वो बेहतर तरीके से आनी चाहिए। तो जो फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप था वो हमारा यहाँ पर कितना था, वो हमारा था यहाँ पर 40 का, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप था वो था हमारा -5 का। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर -5 और यहाँ पर फिर से प्लस कर देना है -5 जो कि हमारा नॉन इंटरेस्ट रेट गैप है। तो अगर आप इसको सम करोगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, हमारा -5 तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। तो आप देखोगे कि इस तरीके से आप लिक्विडिटी गैप को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कई बार कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इस लेक्चर को अटेंड करना है, हर चीजों को सिंगल सिंगल डिटेल में आपको देखना है ताकि कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो सके। तो अभी तक हमने क्या चीजें कैलकुलेट करनी सीखी, लिक्विडिटी गैप को कैलकुलेट करना सीखा डिफरेंट डिफरेंट गैप को कैलकुलेट करके, ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटी गैप है इसको हम फंड कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपको 30 रुपए की जरूरत है ना, एसेट्स आपकी कितनी थी, एसेट्स आपकी 150 की थी और जो लाइबिलिटीज थी वो कितनी थी 120 की, तो आपको 30 रुपीज की जरूरत अभी भी है। 30 रुपए की एसेट परचेज करने की फंड की जरूरत है। अब ये जो फंडिंग है वो दो तरीके से कर सकते हो, एक है कि आप फिक्स जो इंटरेस्ट रेट एसेट्स हैं या फिर सॉरी फिक्स इंटरेस्ट रेट लाइबिलिटीज है उससे आप फंड कर सकते हो, या फिर जो वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज उससे आप यहाँ पर जो है वो फंड कर सकते हो। तो मान के चलो कि आपने इस लिक्विडिटी गैप को फुलफिल करने के लिए वेरिएबल रेट जो लाइबिलिटीज है उसको यूज किया, यानी कि आपने ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जिसके ऊपर आपको वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हमें अगर लिक्विडिटी गैप को कैलकुलेट करना है तो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप पोस्ट फंडिंग, यानी कि आपका जो पहले वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप था, पहले वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप कितना था -5, ठीक है। उसके बाद आपने इसको और इंक्रीज कर लिया कितने से 30 से,
तो यहाँ पर अगर हम इसको 30 को और यहाँ पर माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा -35। जैसे जैसे आपने देखा ना कि जो वेरिएबल लिक्विडिटी गैप था वो कितना था, वो हमारा था -5 की कमी हो रही थी और 30 आपने और अरेंज कर लिए। पहले -5 आपको पे करने थे, 30 आपने और उधार ले लिए तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 35। यानी कि अब जब हम फंडिंग के बाद की बात करें तो हमारा कितना आ रहा है, -35 वेरिएबल रेट गैप आ रहा है। ठीक है, अब जब हमने पोस्ट फंडिंग कर लिया यानी कि हमने फंडिंग अरेंज कर लिया है तो अब जो लिक्विडिटी गैप था वो खत्म हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि देखो हमें 30 रुपए की जरूरत थी, वो हमने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से लाइबिलिटी से जो है वो अरेंज कर लिया है। तो अब हमारा लिक्विडिटी गैप जीरो हो गया। अगर आप उसको फॉर्मूले में पुट करो तो हमारा जो लिक्विडिटी गैप है वो कितना आएगा, जीरो कैसे आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप कितना था, 40। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप पोस्ट फंडिंग की बात कर रहा हूं तो वो कितना है, -35। ठीक है, उसके बाद नॉन इंटरेस्ट रेट गैप कितना था, वो हमारा कितना था, -5। ठीक है, तो अगर आप यहां पर कैलकुलेट करो तो 40 -40 इज इक्वल टू 0, तो लिक्विडिटी गैप कितना है, 0। कितना आया, 0। ठीक है, कंक्लूजन अगर आप यहां पर निकालो तो अगर लिक्विडिटी गैप 0 होगा तो जो नॉन इंटरेस्ट रेट गैप है वो भी यहां पर 0 होगा। ठीक है, और अगर फिक्स इंटरेस्ट रेट की हम बात करें, फिक्स इंटरेस्ट रेट गैप हमेशा माइनस वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप के इक्वल होता है। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में शो करें तो अगर हमारा जो लिक्विडिटी गैप है वो 0 है तो फिक्स इंटरेस्ट गैप प्लस वेरिएबल इंटरेस्ट गैप प्लस 0 होगा, यानी कि जो नॉन इंटरेस्ट रेट गैप होगा वो हमेशा 0 होगा। फिक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू माइनस वेरिएबल इंटरेस्ट रेट गैप। ठीक है, तो ये चीजें हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रेट गैप एंड वेरिएशन इन द इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट गैप के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट गैप है उसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट मार्जिन होता है यानी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल रेट गैप की। अगर हमारा जो वेरिएबल रेट गैप है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वेरिएबल रेट एसेट्स है वो ज्यादा है वेरिएबल रेट लाइबिलिटी से। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आपने वेरिएबल रेट को कैलकुलेट किया, जैसे अगर मान के चलो वेरिएबल रेट एसेट्स कितनी है, 4 करोड़ की, वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज कितनी है, 2 करोड़ की है, तो अगर आप माइनस करोगे तो 2 करोड़ आया वो, और ये क्या है, प्लस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वेरिएबल रेट एसेट्स है वो ज्यादा है एज कंपेयरिंग टू वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब अगर मान के चलो हमारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो एक कॉमन इंडेक्स के साथ लिंक्ड है, बेंचमार्क के साथ लिंक्ड है, तो जैसे ही हमारी इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज होगी, अगर इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं यानी कि अगर हमारे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए तो उससे हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी ज्यादा हो जाती है, और अगर इसका ऑपोजिट हुआ तो इंटरेस्ट रेट इनकम कम हो जाती है। और अगर इंटरेस्ट रेट गैप जीरो है, इंटरेस्ट रेट गैप जीरो है तो हमारी जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो इनसेंसिटिव होगी, यानी कि अगर ये गैप जीरो है तो इंटरेस्ट रेट में जो भी चेंजेस आए उससे हमारी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोटेशन यूज। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है उसकी वजह से हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है उसमें वेरिएशन कैसे आते हैं, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना नेट इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, उसके अंदर ना कुछ शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज किए जाएंगे, कुछ नोटेशन यूज किए जाएंगे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो क्या है। सबसे पहले आई की बात करें तो फॉर्मूले के अंदर जो आई है वो इंटरेस्ट रेट को शो करता है, और जो एन आई आई है वो नेट इंटरेस्ट इनकम को शो करता है, और जो वी आर ए है वो यहाँ पर वेरिएबल रेट एसेट्स या फिर रिस्क सेंसिटिव एसेट को शो करता है, और जो वी आर एल है वो यहाँ पर हमारी जो वेरिएबल रेट लाइबिलिटीज है और रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज है उसको शो करता है। तो इसको अपने याद रखना है क्योंकि जब हम नेट इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट करेंगे ना तो वहां पर ये सारे नोटेशंस को यूज जो है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले वेरिएशन इन द नेट इंटरेस्ट इनकम को जानने से पहले नेट इंटरेस्ट इनकम होता क्या है उसको यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखो बैंक का मेन काम क्या होता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और लोन वगैरह यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करना। अब बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जो लोन प्रोवाइड करता है बैंक उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जो डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट रेट पे करता है ये कम होता है एज कंपैरिजन टू लोन पे जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। जैसे
अगर आपने बैंक ने इंटरेस्ट पे किया 4% का और इंटरेस्ट उसको लोन पे मिल रहा है यहाँ पर 8% का, ये जो 4% है, ये जो डिफरेंस है, ये हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम हो कहलाएगा। यानी कि 4% की इनकम जो है इंटरेस्ट से बैंक को रिसीव हो रहा है। अब जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी चेंज आता है। क्यों चेंज आता है? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं और जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से इन दोनों में भी चेंज हो जाता है। जैसे अभी नॉर्मल केस में आपको 4% का नेट इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रहा है, तो मान के चलो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे थे वो यहाँ पर कितना होगा, 3% हो गया। और जो लोन पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो ज्यादा डिक्रीज हुआ और कितना हो गया यहाँ पर 5%। तो अब आपको कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2% की नेट इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। तो आप देखोगे कि जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है तो हमारी जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है जो इंटरेस्ट रेट से आती है, अराइज होती है, उसमें चेंज आने की वजह से हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम में चेंज जो है वो आ जाता है। क्लियर है आपको? अब इसको अगर हम एक फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर समझे तो फॉर्मूला क्या है? अगर हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में जो चेंज है उसको कैलकुलेट करना है तो वी आर ए, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, वेरिएबल रेट एसेट माइनस वी आर एल, वेरिएबल रेट लायबिलिटीज, इनटू इंटरेस्ट रेट में जो चेंज है। अगर इसको सिंपल बनाए तो वेरिएबल रेट गैप इनटू इंटरेस्ट रेट में जो चेंज है। मान के चलो हमारा, अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो वेरिएबल रेट गैप हमारा कितना है यहाँ पर 6000 का, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आया है वो कितना है यहाँ पर 10% का है, तो 10% हमारा यहाँ पर 0.10 इसको लिख सकते हैं। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 0.10। तो आंसर कितना आएगा, 600। यानी कि जो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 600 का यहाँ पे जो है वो चेंज होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो दो चीजें आपको चाहिए, एक वेरिएबल रेट गैप और जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आया है मार्केट में, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो वेरिएशन है आप डायरेक्टली देख सकते हैं इस फॉर्मूला के अंदर कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम में या फिर जो हमारा इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें जो वेरिएशन आता है वो इंटरेस्ट रेट गैप के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। यानी कि जो वेरिएबल रेट गैप है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है और जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इन दोनों की हेल्प से हम आसानी से नेट इंटरेस्ट इनकम में जो चेंज आया है, वेरिएशन आया है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो इम्पैक्ट है एनआईआईए के ऊपर, यानी कि जो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है इस गैप का, ये डिपेंड करता है कि गैप किस तरह का है। ठीक है। जो डायरेक्शन होगी इंटरेस्ट रेट में जो चेंज हो रहा है और जो गैप है वो डिसाइड करेंगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम पे क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। जैसे अगर मान के चलो हमारा जो गैप जीरो है तो बैंक के लिए बेस्ट चॉइस है, यानी कि बैंक को हमेशा अपना गैप जो है वो जीरो रखने की कोशिश करनी है। अगर अगर हमारा जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को एक्यूरेटली स्पेकुलेट नहीं कर पा रहा है और वो रिस्क को प्रॉपर्ली एब्सॉर्ब जो है वो नहीं कर सकता है। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर बैंक इंटरेस्ट रेट को स्पेकुलेट नहीं कर पा रहा है और वो जो रिस्क है उसको भी बियर नहीं कर सकता है, तो उसके लिए जीरो गैप जो है वो बेस्ट है। ठीक है। वो इस जीरो गैप के अंदर हमारे जो बैंक्स हैं उनकी जो भी एसेट्स हैं वो फुली प्रोटेक्टेड रहती हैं और इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता है अगर जीरो गैप है। जैसे मैंने शुरू में बोला था ना, इंटरेस्ट इंटेंसिव। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट गैप। जो हमारी इंटरेस्ट रेट गैप्स हैं उसकी क्या क्या यहाँ पर लिमिटेशंस होती है। तो बेनिफिट तो आपको काफी काफी सारे यहाँ पर देखे। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं तो पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि जब भी हम इंटरेस्ट रेट गैप एनालिसिस करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि जो वेरिएबल रेट एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज है वो किसी एक इंटरेस्ट रेट इंडेक्सेस के साथ लिंक्ड है, यानी कि एक बेंचमार्क के साथ लिंक्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर लाइबोर ले लिया, ठीक है। तो आप मान के चल रहे हो जो वेरिएबल रेट एसेट्स है, वेरिएबल लाइबिलिटीज है, वो लाइबोर के साथ जो है लिंक्ड है और इसमें जो चेंजेस आता है उसकी वजह से हमारी एसेट और लाइबिलिटीज में भी चेंज जो है वो आता है। क्लियर है? पर असलियत में ऐसा नहीं होता है। और जब भी ऐसा नहीं होता है, यानी कि वेरिएबल रेट एसेट किसी और बेंचमार्क के साथ लिंक्ड है, वेरिएबल रेट लायबिलिटीज किसी और बेंचमार्क के साथ लिंक्ड है, तो वहां पर एक बेसिस रिस्क जो है वो अराइज हो जाता है, जिससे उनमें जो चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से वो भी डिफरेंट होते हैं, उनकी वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारी जो लिक्विडिटी गैप है, हमारी जो एसेट्स है लायबिलिटी उसकी जो वॉल्यूम है, जो मेच्योरिटी वो अनसर्टेन है, जिसकी वजह से हमारे जो एनालिस्ट होते हैं उनको बहुत सारी अजम्पशंस जो है वो लेनी पड़ती है या फिर मल्टीपल सिनेरियो यहाँ पर जो है इमेजिन करने पड़ते हैं
इंटरेस्ट रेट गैप को एनालिसिस करते वक्त, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क जो है वो होता है। यानी कि आप कितने सिनेरियो जो है वो देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी यहाँ पर बना पाओगे, तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद जो इम्प्लिसिट ऑप्शंस हम देते हैं प्रोडक्ट के साथ, या फिर जो ऑप्शनल डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ डील करना भी एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होता है बैंकों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट फ्लोज विद इन टाइम ब्रांच। तो टाइम ब्रांच के अंदर जो इंटरमीडिएट फ्लो होता है फंड्स का, गैप्स को डिटरमाइन करने के लिए, उसके साथ डीलिंग करनी भी काफी मुश्किल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूमुलेटिव गैप। क्यूमुलेटिव गैप क्या होता है? तो सिंपली देखो, एक एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो टोटल गैप अराइज हुआ होता है हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर, वो हमारा क्यूमुलेटिव गैप जो है वो कहलाता है। तो जो भी पीरियोडिक वेरिएशन हुए हैं हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर, तो टोटल वेरिएशन को अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं उस पीरियड के अंदर, तो वो हमारा क्यूमुलेटिव गैप कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर दूं, बताऊं आपको, तो अगर मान के चलो एक साल के पीरियड में जो है 3 महीने के अंदर 600 की वेरिएशन आई, फिर 4 महीने बाद फिर से यहाँ पर 600 की वेरिएशन है, और 5 महीने के बाद फिर से 600 की यहाँ पर वेरिएशन है। तो टोटल वेरिएशन आपकी कितनी देखने को मिली? टोटल वेरिएशन हमारी 1800 को देखने को मिली। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव गैप कहलाता है। और क्यूमुलेटिव गैप को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? क्यूमुलेटिव वेरिएशन ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू पीरियोडिकल मार्जिन गैप, जो पीरियोडिकली आपका मार्जिन यहाँ पर हो रहा है, जैसे 600 हो रहा था, इनटू चेंज इन रेट, रेट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो, और नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि कितने पीरियड में वो चेंजेस जो है वो आए हैं। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से क्यूमुलेटिव गैप को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन गैप। ठीक है, अब ड्यूरेशन गैप एनालिसिस यहाँ पर क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ड्यूरेशन को समझो कि ड्यूरेशन क्या होता है। तो सिंपली देखो, जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने बॉन्ड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, तो मान के चलो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 10,000 रुपए की है। ठीक है, अब ये जो 10,000 रुपए हैं, वो आपको जिसने जितने टाइम पीरियड में वापस मिल जाए इस बॉन्ड से, वो हमारा इस बॉन्ड की ड्यूरेशन कहलाती है। जैसे अगर मान के चलो आपने 10,000 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किए थे, और 3 साल के अंदर में ये सारा का सारा 10,000 पैसा आपके पास वापस आ गया है रिटर्न की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रिंसिपल अमाउंट की फॉर्म में, तो वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा? ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। यानी कि इस बॉन्ड की ड्यूरेशन कितनी है? 3 साल। इसने 3 साल में हमें सारा पैसा जो है वो वापस कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? तो सिंपली देखो, हमारे जो बॉन्ड के प्राइसेस है, यानी कि हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो प्राइसेस है, वो इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे लिंक्ड है, यानी कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से उनके प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, उस चीज को कैलकुलेट करता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। यानी कि अगर प्राइस में 1% के चेंज आ रहा है, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 2% का चेंज आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से प्राइस में जो चेंज आ रहा है, ये हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो कहलाता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी जो भी ड्यूरेशन होती है, जैसे 3 है ड्यूरेशन, तो उसको आपको 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, जिसमें जो वाई होता है वो हमारा फ्लैट रेट होता है, जो कि हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आते हैं उसको इंडिकेट कर रहा होता है। अब ये जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है, वो हमें हमारे जो एसेट और लायबिलिटीज है उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि प्राइसिंग शेड्यूल्ड, मेच्योरिटी, कूपन यील्ड, या फिर यील्ड पैरामीटर, उसके हिसाब से हमें जो है वो कंप्यूट करना होता है। तो अगर कंक्लूड करूं, तो ड्यूरेशन होगा जिस टाइम पीरियड में आपको जो पैसा है वो वापस मिल जाता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें बताएगा कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से हमारे बॉन्ड की जो वैल्यू है उसमें कितनी चेंज आएगा, और उससे ड्यूरेशन में कितनी चेंज जो है वो आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन गैप एनालिसिस। ड्यूरेशन गैप एनालिसिस, अब जो हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि अगर हमें अपने इंस्टीट्यूशन को, यानी कि अपनी बैंक को इंटरेस्ट रेट रिस्क से प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसके लिए ड्यूरेशन गैप एनालिसिस काफी ज्यादा अच्छा टूल होता है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर हम ड्यूरेशन गैप को प्रॉपर्ली मेजर कर सके और उसको मैनेज कर सके, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचा जा सकता है। एज कंपैरिजन जो ट्रेडिशनल गैप मैनेजमेंट है उससे काफी हद तक ये अच्छा टूल जो है वो माना जाता है। जब हमें ड्यूरेशन एनालिसिस करना होता है, तो सबसे पहले हमारे जो इंडिविजुअल एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, उसकी हमें ड्यूरेशन जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद उनको एक वेटेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है उनकी वैल्यू के अनुसार, और टोटल जो हमारी ड्यूरेशन होती है, कंबाइंड एसेट और लायबिलिटी ड्यूरेशन, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर 10 एसेट्स है तो पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, फिर उसको वेटेज प्रोवाइड करो कि पहले एसेट की वेटेज 2% की है, दूसरे की 10% की है, तीसरे की 20%, यानी कि जो इंपॉर्टेंस उनकी शो करे, और उसके अकॉर्डिंग आप कंबाइन
कंबाइंड जो हमारी ड्यूरेशन है, उसको आप कैलकुलेट जो है वो करो। अब डीजीपीएपी जो एनालिसिस है, वो मैच्योरिटी और क्युमुलेटिव गैप मॉडल्स को इंप्रूव करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो इसीलिए मैच्योरिटी और क्युमुलेटिव गैप हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ कैश के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। अब ड्यूरेशन एनालिसिस अज्यूम करता है कि जो यील्ड कर्व है उसमें जो शिफ्ट आता है ना वो पैरेलल होता है, यानी कि यील्ड कर्व के पैरेलल में जो है ड्यूरेशन शिफ्ट करती है, और जो कि हमेशा सही नहीं होती है, उसमें चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो यहाँ पर हमने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तब भी एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दें, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर हम आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हो। अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।